हेलो दोस्तों, आज हम इस पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में नई चीजें सीखेंगे, जैसे कि उन 3 प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने इस क्रांति में बहुत जरूरी योगदान दिया था। जानेंगे कि कैसे जर्मनी में एकीकरण हुआ था और बिस्मार्क का योगदान क्या था। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि कैसे यूनान के देश में भी राष्ट्रता आई थी और फिर इस पार्ट के परिणाम के बारे में जानेंगे। तो इस क्रांति में अलग अलग लोगों ने अपना योगदान दिया था, मगर इसमें सबसे 3 जरूरी लोग थे: मेजेनी, काउंट कावूर और गैरिबोल्डी। मेजेनी एक योग्य सेनापति था जो कि राजनीतिक चीजों के बारे में थोड़ा कम जानता था। इन्होंने एक संस्था जिसका नाम यंग इटली था उसकी भी स्थापना करी थी, जिसने इटली की नई शुरुआत में बहुत जरूरी भाग लिया। फिर इन्होंने यंग यूरोप नामक संस्था भी बनाई, जिससे वो देश में चल रहे आंदोलन का साथ देते थे। वे चाहते थे कि इटली के देश में एकीकरण आए, मगर उस समय में जेनी को और चार्ल्स के बीच आपसी तनाव चल रहा था, जिसकी वजह से वो इटली में एकीकरण नहीं ला पाए। काउंट कावूर एक राष्ट्रवादी आदमी था जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा मानी थी, जिस वजह से उन्होंने फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया था ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। थोड़े ही समय में वो काफी मशहूर हो गए थे। 1853 से 54 के युद्ध के बाद शांति सम्मेलन हुआ, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आवाज उठा दी थी। इस वजह से सारे यूरोप देशों का ध्यान इटली पर आ गया था। इन्होंने नेपोलियन III से भी सौदा करा था, जिसके हिसाब से फ्रांस ने पिडमाउंट को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सैन्य समर्थन देने का वादा किया, जिसकी वजह से यह तय हुआ कि बदले में नीस और सेवाय, जो कि 2 रियासतें थी, वो भी फ्रांस को दी जाएंगी, क्योंकि उनके हिसाब से उस समय फ्रांस की मदद के बिना इटली का एकीकरण बहुत मुश्किल था। इसके बाद जब 1860 में ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट में सीमा के विषय में विवाद हुआ, तो उनके बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में इटली ने अपनी सेना को भेजा, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया की काफी बुरी हाल हुई। इसी बीच नेपोलियन लोगों में बढ़ते राष्ट्रवाद से घबरा रहे थे, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के साथ एकीकरण के विषय में जुटती जा रही थी। युद्ध खत्म होने के बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट के बीच शांति बनाने की कोशिश करी, मगर काबूल ने नेपोलियन को इस मामले में पढ़ने से रोका और सुझाव दिया कि इन दोनों राज्यों की लड़ाई के बीच में ना आए। इसके बाद काबूल उत्तर और मध्य इटली के एकीकरण के लिए चले गए, जिनकी वजह से इन भागों में काफी राज्य जैसे टोमा और मॉडर्न में एकीकरण आया तथा काबूल आज भी अपनी इसी राष्ट्रता और इटली के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं। गैरिबोल्डी दक्षिण इटली में एकीकरण करवाना चाहते थे। इन्होंने अपने कर्मचारियों की सेना बनाई थी और सिसला और नेपल्स में आक्रमण कर दिया। इन दोनों जगहों के लोग राजवंश से पहले ही परेशान थे, जिस वजह से इन्होंने भी गैरिबोल्डी के साथ हाथ मिला लिया। फिर क्या, गैरिबोल्डी ने इन दोनों जगहों पर गणतंत्र शुरू कर दिया और सत्ता संभाली, मगर थोड़े ही समय बाद उन्होंने अपनी सत्ता को विक्टर इमानुएल के हाथ दे दी और खुद एक साधारण किसान की जिंदगी जीने लगे। विक्टर इमानुएल ही था जिन्होंने वेनेशिया और शेष इटली का एकीकरण किया था। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जर्मनी के राज्य में एकीकरण कैसे आया। जर्मनी एक ऐसा देश था जो कि छोटे छोटे राज्यों से बना था और इसमें एकीकरण इटली के लगभग साथ ही शुरू हुआ था। जर्मनी के राज्य अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक शक्ति से चलते थे। नेपोलियन के दुष्ट राज के बाद ही जर्मनी में भी एकीकरण की भावना जाती थी। जर्मनी का एकीकरण में सबसे जरूरी भाग कलाकारों, किसानों, विद्यार्थियों, चित्रकारों और शिक्षकों का था, जिन्होंने अलग अलग तरीके जैसे कविताएं, चित्र या आंदोलन से राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को जगाया था। काफी कठिनाइयों के बाद भी जर्मनी में एकीकरण की भावना रुकी नहीं थी। यहाँ तक कि व्यापारियों को भी दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से उन्होंने एक संघ, जिसका नाम ज़ालबेरिन था, उसको बनाया। मगर ये सारी मेहनत और आंदोलन को ऑस्ट्रेलिया और प्रशा ने कुचल दिया था। थोड़े समय बाद फिर से क्रांति की हवा जर्मनी में जागी, जिसकी वजह से उन्होंने एक सभा बुलाई, जिसमें यह तय हुआ कि फ्रेडरिक नामक आदमी को जर्मनी का शासन दिया जाएगा, जिसके बाद जर्मनी में भी लोकतंत्र राज आएगा। मगर फ्रेडरिक ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया और लोगों में भी अपनी तनाव पैदा हो गए, जिसकी वजह से फिर से जर्मनी का
समय बाद फ्रेडरिक की मौत हो गई और उनका भाई विलियम शासक बन गया था। विलियम बहुत ही बड़ा देशभक्त था और उनके समय पर जर्मनी में एकीकरण की भावना फिर जागी और देश की दिक्कतों में भी काफी सुधार आया। मगर जर्मनी में एकीकरण की भावना पूरी तरह जर्मनी और फ्रांस के युद्ध के बाद ही आई थी, जिसके बाद 1871 में एक सिद्धि जिसका नाम फ्रैंकफर्ट की सिद्धि था, उसने दोनों देशों में शांति पैदा करी थी। उसके बाद ही जर्मनी का देश एक एकीकृत देश के रूप में सामने आया था। अब हम जानेंगे कि बिस्मार्क कौन था। तो बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। ये एक अनोखे व्यक्ति थे जिन्होंने सेना की शक्ति को एकीकरण के लिए जरूरी समझा, जिस वजह से इन्होंने रक्त और लोहे की नीति भी अपनाई। ये बहुत लड़ाइयों में लड़े, कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर डेनमार्क के खिलाफ तो कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रशिया के खिलाफ। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि यूनान में राष्ट्रता कैसे आई। यूनान एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश था जो कि कला, विचारों और सभ्यता में बहुत आगे था, मगर उसमें विकास नहीं था क्योंकि वह तुर्की पर अधीन था। तो फ्रांस की क्रांति ने यूनान को बहुत असर किया था क्योंकि यूनान और फ्रांस का धर्म और रहन सहन एक जैसा ही था, जिस वजह से यूनान में भी आंदोलन शुरू हो गए थे और एक संस्था भी स्थापित हुई थी जिसका नाम एटर्निया फिलिकी था, जिसका उद्देश्य यूनान को स्वतंत्र बनाना था। तो तब तक यूनान में भी स्वतंत्रता की भावना शुरू हो गई थी। इसमें सबसे ज्यादा प्रगति तब हुई थी जब तुर्की ने यूनान के राष्ट्रदूतों को मानना शुरू कर दिया था। इस वजह से युद्ध भी छिड़ गया था। बाद में इस युद्ध को रोका गया था, मगर फिर 1827 में एक सम्मेलन हुआ जिसकी वजह से इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तुर्की के खिलाफ युद्ध पर खड़े हो गए। इन सब के बाद ही यूनान को भी स्वतंत्रता मिल गई थी। इन सब के साथ ही देश जैसे हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया में भी राष्ट्रवाद की भावना जागनी शुरू हो गई थी। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इन सारी क्रांतियों का परिणाम क्या था। तो पहला परिणाम था कि यूरोप में राष्ट्रता आ ही गई थी, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित हुई थी। इन सारी घटनाओं के बाद ही यूरोप के देश जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस सब में राष्ट्रता आई और छोटे छोटे राज्यों का भी उदय हुआ। सिर्फ यही नहीं, दूसरे देश भी इस क्रांति से बहुत प्रभावित हुए थे, जैसे कि अफ्रीका और हिंदुस्तान, जिनमें भी बाद में जाकर क्रांति शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए अपने घर जाकर अपनी इस किताब का पहला पाठ पढ़िएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पढ़ा उन 3 प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने इस क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जाना कि जर्मनी के देश में एकीकरण कैसे हुआ और पता लगा कि बिस्मार्क कौन था और उनका योगदान क्या था। इसी के साथ साथ हमें पता लगा कि यूनान में भी राष्ट्रता कैसे आई थी और अंत में हमने समझा कि इस क्रांति का परिणाम क्या था। अगली वीडियो में हम इस पाठ के थोड़े प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करेंगे।